अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली हाउ टू स्टार्ट आर्गूमेंट बिफोर द कोर्ट। आपने अदालत के सामने अपने आर्गूमेंट्स को स्टार्ट कैसे करना है, किस तरतीब से कोर्ट में प्रेजेंट करना है ताकि आप अपने केस को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकें। मोस्टली मतलब अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो जब मैं भी इस फील्ड में नया आया था, न्यू कमर था, आज से कुछ 10-12 साल पहले, तो सबसे बड़ा इशू ये बनता था कि हम आर्गुमेंट का आगाज़ कहाँ से करें, स्टार्ट कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें, मिड में क्या रखें, एंड पर क्या लेकर जाएं। चूँकि अपने सीनियर के साथ जब हम प्रैक्टिस सीखते हैं या जब हम अपना 6 माह का लर्निंग पीरियड स्टार्ट करते हैं और उसके बाद भी सीनियर के साथ कुछ अरसा लगाते हैं, तो सीनियर्स मोस्ट ऑफ टाइम किसी केस के मिड में आए, स्टार्ट में आए, एंड पर आए, तो पता नहीं चलता कि आपने आर्गूमेंट का आगाज़ क्या किया था, कैसे शुरू किए थे, क्या आर्गूमेंट है, कैसे कोर्ट के सामने रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने घबराना नहीं है। आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि जो आप जानते हैं वो कोई भी नहीं जानता, और ये डेफिनेट बात है क्योंकि आपके केस के मुतालिक आपसे बेहतर तो जज भी नहीं जानता। तो सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। दूसरा, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दूंगा। ये आज हम जिस टेम्पलेट को लेकर बात करें है क्रिमिनल केस का टेम्पलेट, जिसके अंदर क्रिमिनल केस को आपने कोर्ट के सामने प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने कोर्ट को एड्रेस करना है कोर्ट के साथ ओपनिंग स्टेटमेंट का आगाज़ करते हुए। लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, योर ऑनर, सर भी आप कह सकते हैं। अगर जज साहिबा हैं तो आप अगर जज साहिबा है तो आप मैम भी कह सकते हैं, लेकिन मैम सर से ज़्यादा बेहतर है योर ऑनर, लॉर्डशिप, माय लॉर्ड। ये अल्फाज काफ़ी रीज़नेबल और डिसेंट वर्ड हैं, यहाँ से आपने मुखातिब करना है। सेकेंडली, आपने बॉडी पोस्चर और ये देखना कि आप खड़े किस जगह पर हो। क्या आप बेल में अक्यूज़ की तरफ से हो या कंप्लेनेंट की तरफ से, ट्रायल मुकदमा में मदई की तरफ से हो या मुलज़म की तरफ से। तो मदई और मुलज़म की ख़ास पोजीशन है उनके वकला के खड़े होने की, तो आपने अपनी पोजीशन देखकर खड़े होना है। आपने अपने राइट साइड पर खड़े होना है अगर आप अक्यूज़ की तरफ से हैं, तो अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं या मदई मुकदमा की तरफ से हैं तो आप अपने लेफ़्ट साइड पर खड़े हो सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले जो आगाज़ करना है अपने केस का, मिसाल के तौर पर मैं केस ले लेता हूँ कि हमारे पास बेल केस है, 324 की बेल है। तो आपने सबसे पहले FIR, लॉर्डशिप में आई प्रोसीड, क्या मैं स्टार्ट करूं? डेफिनेटली वो इजाज़त देंगे। तो आपने पहले आपने FIR का मुकदमा नंबर, किस पुलिस स्टेशन में है और इसका ऑफेंस क्या है, इसको पढ़ने के बाद आपने FIR के मतन को पढ़ना है कुछ, और मतन के अंदर डिटेल FIR नहीं पढ़नी कि कहाँ पर गई, सिर्फ 2-4 मेन लाइनें या मेन चीज़ें पढ़नी। देन आपने अपने केस के ऊपर आ जाना है। ये आपका इनिशियल या प्रिलिमिनरी या स्टार्टर आप इसको कह सकते हो, आगाज़ या आपकी जो बहस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपने रखना है अपने प्रोसिक्यूशन या डिफेंस, आप जिस तरफ से भी है, जो आपका मुखालिफ है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम, बड़ी या छोटी, इम्पॉर्टेंट या नॉर्मल, जो उसकी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, चाहे वो FIR को लेट उसने करवाया है या उसने FIR के अंदर नामालूम लोगों में आपको रखा हुआ है या बाद में नामालूम लोगों में या पहले नामालूम में था बाद में मालूम लोगों में लेकर आया, तो जो भी उसकी गलतियां हैं, तीसरे पोर्शन में आपने अपने मुखालिफ की गलतियों को हाईलाइट करना है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, थ्योरी वाइज भी, लॉजिकली भी ये बात बहुत कंसिडरेबल है कि जब आप ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो वहाँ पर आपने किस स्टेप को किस जगह के ऊपर रखना है। तो तीसरे स्टेप के ऊपर आपने अपने जो अपोजिट काउंसिल है के अंदर जो अपोजिट मुकदमे के अंदर जो शख्स है उसकी कमियों, कोताहियों, कमज़ोरियों को आपने हाईलाइट करना है। नेक्स्ट आपका पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े एहतियात से और डिज़ाइनली इसको लिखें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी अपनी जो आर्ग्यूमेंट का पैटर्न है उसके अंदर मैंने अपने एक आर्ग्यूमेंट शीट बनाई हुई है, मुबशिर चैम्बर ऑफ लॉ के नाम से मेरी जो फर्म है उसके नाम से, और बाकी मैंने आर्ग्यूमेंट शीट बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने पोर्शंस बनाए हुए हैं कि इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हो गए, नॉर्मल हाईलाइट्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉट फेवरेट हाईलाइट्स हो गए, मेरे डिफेंस की चीज़ें होगी, मेरे मुखालिफ के जो वीकनेस है वो चीज़ें होगी। तो उनको मैं अलग अलग पोर्शन के अंदर लिखता हूँ, जिससे जज के सामने जब आप केस को प्रेजेंट करते हो तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को हाईलाइट करना, और कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होती। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आप कोर्ट में बहस करके बाहर निकल जाओ, आपको तो यार ये बात भी करनी थी, वो बात भी करनी, ये भी भूल गया, वो भी भूल गया। तो इस तरह से आर्गूमेंट शीट बनाने से आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आर्गूमेंट शीट बनाने से आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। फोर्थली, आपने अपने डिफेंस में जितनी भी मजबूत चीज़ें हैं कि आपको बेल क्यों दी जाए, आपका केस क्यों ख़त्म किया जाए, अगर 22 से 22 भी है मुलज़म की तरफ से है तो 22 से 22 भी क्यों झूठी है, ये आपके खिलाफ क्यों बनाएगी, तो आपने अपने डिफेंस के अंदर उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो आपकी फेवर में जा रही हैं या आपके लिए फेवरेबल है और वो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है कानूनी निकात, इसको अपने 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है। फर्स्ट लीगल ग्राउंड्स, सेकंड आपकी जजमेंट्स।
एक पोर्शन में आप अगर लॉ में आपको कोई फेवर सहारा मिल रहा है, मतलब कि जो आपके ऊपर सेक्शन लगाया गया है और जो लॉ की डेफिनेशन है उस सेक्शन की वो मैच नहीं कर रही या आप उस तरीके से फॉल नहीं कर रहे उस कैटेगरी में, तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है। ऐदर वो लॉ, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैं अक्सर अपने केसेस के अंदर क्रिमिनल लॉ में सिविल लॉज के हवाले दे रहा होता हूँ। अगर मेरे पास चेक के मैटर्स आ जाएँ तो 489F चेक के मैटर्स के अंदर या ट्रांजैक्शन मैटर के अंदर मैं जो बैंकिंग के लॉज हैं उनका रेफरेंस दे रहा होता हूँ। तो ये चीज़ आप याद रखें कि आपने जब बहस करनी तो उस वक्त आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ क्रिमिनल केस का ही हवाला देना है। आप किसी सिविल केस का, आप किसी बैंकिंग केस का, किसी और टर्मिनल के केस का आप हवाला नहीं दे सकते। आप किसी भी तरह का जो हवाला जो आपके केस से अटैच है, डायरेक्टली लिंक्ड है, आप उसका हवाला दे सकते हैं और ज़रूर दिया करें। एक पोर्शन में लीगल ग्राउंड्स का आपने जिक्र करना है और सेकंड पोर्शन के अंदर आप अपनी जजमेंट्स को सर्च करें केस से पहले, कौन कौन से जजमेंट्स आपके पॉइंट्स या आपके फैक्ट के साथ मैच करती हैं, आपके लिए रेलिवेंट हैं, और ऐसी कौन सी जजमेंट है जो दूसरे फरीक को नुकसान पहुंचा रही हैं या उसके अगेंस्ट हैं। तो जजमेंट्स के फिर से दो पोर्शन बनाएं, एक पोर्शन आपकी फेवरेबल जजमेंट और दूसरे पोर्शन के अंदर वो जजमेंट्स जो दूसरे फरीक के मौक़िफ़ को गलत या मेलाफाइडली डिक्लेयर कर रही हैं। तो ये जजमेंट्स के दो पोर्शन आप ज़रूर बनाएं और इन दोनों जजमेंट्स का साइटेशन और साथ में थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट उसके जजमेंट्स के वो जज को ज़रूर बताएं कि जी ये साइटेशन है, इसके अंदर ये चीज़ कहेगी जो मेरी फेवर में है, या ये साइटेशन है इसके अंदर ये चीज़ कहेगी जो मेरे मुखालिफ के अगेंस्ट जा रही है। तो ये जो आखिरी पोर्शन है जज के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, जज के माइंड को आपकी तरफ फेरने में या जज के माइंड को कन्विंस करने में कि आप जो बोल रहे हैं या जो आप कह रहे हैं ये ठीक है। ये बज़ाहिर तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने केस को अगर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो यू आर द मोस्ट वन ऑफ फेवरेट पर्सन जो जज के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहा है और ये जज इस चीज़ को कंसिडर भी करेगा। देन आप अपनी प्रेयर को रखें, प्रेयर में आप अपनी तमाम चीज़ों का हिस्सा बनाएं जिसके अंदर आपका आगाज़िया जो थोड़ी बहुत बहस थी और उसके बाद आपके मुखालफ मुकदमे के अंदर जो फरीक है उसकी कमज़ोरियाँ, आपका डिफेंस, आपकी जजमेंट्स और आपके जो प्रिसाइजली आर्ग्यूमेंट्स होंगे। वीडियो इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने बेल केस में आर्ग्यूमेंट कैसे करने हैं, किस तरीके से बेल केस को रिप्रेजेंट करना है। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।